अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके जहन में अक्सर एक सवाल पैदा होता है कि दिल के मरीज़ को वो कौन से दिल के मरीज़ हैं कि जिनका इलाज सिर्फ दवाइयों से किया जाता है, और या फिर दिल के वो कौन से मरीज़ हैं कि जिनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है, यानी उनकी खून की नालियों को खोलने की ज़रूरत होती है। और वो कौन से दिल के मरीज़ हैं कि जिनको ना सिर्फ ये कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है बल्कि स्टेंट भी रखने की ज़रूरत होती है कि उनकी खून की नालियों को खुला रखने के लिए। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से दिल के मरीज़ होते हैं कि जिनको बाईपास ऑपरेशन या कैबेज CABG की ज़रूरत होती है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहले टाइप के मरीज़ हैं वो होते हैं कि वो कौन से दिल के मरीज़ होते हैं कि जिनको दवाइयों से हम इलाज कर रहे होते हैं सिर्फ। उनमें शामिल हैं जैसे वो लोग कि जिनका जो ब्लॉकेज होता है खून की नाली का, जो दिल की खून की नाली का, वो 50% से कम हो और जो खून का बहाव है वो बहुत कम ना हुआ हो पट्ठों की तरफ। इसी तरह से वो पेशेंट कि जिनको स्टेबल एंजाइना हो, कि सिर्फ उस वक्त सीने में दर्द हो कि जब वो कोई चलते फिरते हों या मुशक्क़त करते हों। जब दिल के पट्ठों की जो पावर होती है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो नॉर्मल हो। जब अलामात जो हैं वो दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाएं कि जब दवाइयाँ दे रहे हैं तो कोई चेस्ट पेन ना हो या सांस ना ख़राब हो। और इसी तरह से ECG और जो स्ट्रेस टेस्ट होता है जैसे ETT यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, तो उस पर मसला या खून की कमी का जो आगे मसला नज़र आता है वो ज़्यादा ना हो। और इसी तरह से जब मरीज़ के दिल की ओवरऑल जो हालत है वो ठीक हो और दिल के जो दोबारा अटैक का या दिल के अटैक का या दिल की बीमारी बढ़ने का रिस्क कम से कम हो। तो ये जो सारी मैंने सूरत हाल बताई हैं, जैसे कि नेचुरली भी हमें समझ में आती है कि किसी को अगर अटैक होने का ख़तरा कम है, किसी की दवाइयों से उसकी अलामात ठीक हो रही हैं, किसी के दिल को डैमेज नहीं हुआ पहले से, उसकी पावर ठीक है। इसी तरह से खून की नालियों में जो हमने टेस्ट किया था जिसको एंजियोग्राफी कहते हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं आया हुआ। तो इसका मतलब है कि दवाइयों से गुजारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जिनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। जब एक या एक से ज़ायद खून की जो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें जो रुकावट है वो 70% या उससे ज़्यादा हो। जब अलामात रहें, दवाइयाँ शुरू करवाने के बावजूद, देने के बावजूद अलामात ना जाएं, जब स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी ये बताए कि दिल का एरिया जहाँ पे दिल के खून की सप्लाई जा रही है कम हो रही है, तो वो ज़्यादा एरिया है, रिस्क पे है, तो उस वक़्त या जिस वक्त मरीज़ को अनस्टेबल एंजाइना होता है। अनस्टेबल क्या होता है कि बैठे बैठे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब दिल के जो मसल्स हैं उनको रिस्क बहुत ज़्यादा हो, अगरचे वो अभी तक मुकम्मल तौर पे उनको परमानेंटली डैमेज ना हुआ हो, तो आप उस डैमेज को बचा सकते हो। तो ऐसी सूरत में हमारी कोशिश होती है कि एंजियोप्लास्टी की जाए, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में आप खून की नालियों को खोलते हैं, क्योंकि जिनकी खून की नालियों में 70% या उससे ज़्यादा रुकावट आ चुकी है, तो इसका मतलब है बस एक किसी छोटे से क्लॉट की ज़रूरत है और आगे के हिस्से को खून की सप्लाई नहीं जाएगी और उसके साथ ही दिल का बड़ा अटैक हो जाएगा। इसी तरह से किसी को जब अनस्टेबल एंजाइना होता है, पहले क्या था कि आप चलते फिरते थे, आपके दिल का धड़कन बढ़ती थी, उसकी डिमांड बढ़ती थी, तो सप्लाई कम पड़ जाती थी, तो चेस्ट पेन होता था। लेकिन अब मसला इतना बढ़ गया है कि बैठे बैठे जो नॉर्मल सब डिमांड होती है ये कि दिल के पट्ठों को इतना खून जाना चाहिए, तो वो भी नहीं। इसका मतलब क्लॉट बहुत बड़ा हो गया, तो उसको भी हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। और वो कौन से लोग हैं कि जिनको एंजियोप्लास्टी के साथ स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि एंजियोप्लास्टी तो की ही है लेकिन स्टेंट भी डाल देना है, कि जिस वक्त ना सिर्फ ये कि ब्लॉकेज जो 70% से ज़्यादा हो, बल्कि खून की जो मेजर आर्टरी या कोई ऐसी आर्टरी में हो कि जो दिल के इंतहाई अहम हिस्से को खून दे रही हो, तो ऐसी जगह पे हम ना सिर्फ एंजियोप्लास्टी करेंगे बल्कि स्टेंट भी डाल देंगे। जब बैलून एंजियोप्लास्टी, जो एंजियोप्लास्टी का पूरा नाम है, अकेला वो करने से खून की नाली ज़्यादा खुली ना रहे, तब जिस वक्त बहुत ख़तरा हो कि जो हमने नाली को खोला है तो इसके बाद वो दोबारा बंद होने का डर हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साथ स्टेंट डाल दें। और जिस वक्त एक से ज़्यादा खून की नालियों में रुकावट हो, जिसको आपके लिए आसानी से आप उनमें स्टेंट डाल के उनको खुला रख सकते हो, और जिस वक्त खून का जो बहाव फौरी तौर पे आपको ठीक करना पड़े, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेमी।
स्टेमी क्या होता है? ST एलिवेशन MI उसे हम कहते हैं। ये हमारे नज़र में कार्डियोलॉजी में, दिल के फील्ड में सबसे बड़ा दिल का अटैक होता है। इसका मतलब ये होता है कि खून की नाली में बंदिश मुकम्मल तौर पे हो गई है और आगे का जो हिस्सा होता है, जिन पट्ठों को वो खून पहुंचा रही थी खून की नाली, वो नुकसान हो जाएगा अगर हमने 1 से 1.5 घंटे में खून के बहाव को मुमकिन ना बनाया। अब इतना बड़ा क्लॉट है तो अगर आप उसको बलून एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, उसको खोल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोबारा बंद हो जाएगा। और ये जो दिल का बड़ा अटैक होता है, ये इसमें ECG हम जब देखते हैं तो हमें ST एलिवेशन MI मिलता है। एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर को फौरी पता चल जाता है कि ये दिल का वो बड़ा अटैक है जिसका फौरी तौर पे इलाज करना ज़रूरी है। तो ना सिर्फ ये कि हम एंजियोप्लास्टी करके वो पट्ठों को बचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उस ख़तरे को भी कम करते हैं कि जब कंप्लीट जो ब्लॉकेज थी वो दोबारा ना ब्लॉक कर दे तो वहाँ पे स्टेंट रखते हैं। अब सबसे आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से मरीज़ होते हैं कि जिनको दिल के बाईपास ऑपरेशन यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसको CABG कैबेज कहते हैं, और दूसरा नाम इसका बाईपास सर्जरी होता है। ये वो लोग होते हैं कि जब खून की बड़ी आर्टरी, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा खून की नालियाँ बड़ी मेजर जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं और सीवियर ब्लॉकेज हो। जिस वक्त लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए, ये वो आर्टरी है लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के जिसके अंदर आने वाली रुकावट फौरी तौर पे इतना बड़ा दिल का अटैक करती है कि लोगों को अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं मिलता। जब एंजियोप्लास्टी जो है वो मुमकिन ना हो, खून की नालियों की एनाटमी ऐसी होती है बाज़ औक़ात कि आप वहाँ पे स्टेंट नहीं डाल सकते या डालेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो ऐसे मौक़ों पे फिर कैबेज ही करना पड़ता है। जब मरीज़ को शुगर हो, और शुगर के इन मरीज़ों को फिर अक्सर क्या होता है कि सारी ही खून की नालियों में प्रॉब्लम होता है, तो हमें इनको तब्दील करने के लिए कैबेज करना पड़ता है। जब दिल की जो पंपिंग पावर हो वो दिल के पट्ठों को खून ना पहुंचने की वजह से बहुत कम हो चुकी हो, तो ऐसे मौक़ों में भी यही फ़ैसला करना पड़ता है। और जिस वक़्त बार बार ब्लॉकेजेस हो रहे हों कि पहले आपने स्टेंट डाला था लेकिन बावजूद इसके वो मसला हल नहीं हुआ और फिर ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर ऐसे लोगों को हमें कैबेज करना पड़ता है, उनको खून की नालियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं। क्योंकि बाईपास जो होता है वो दिल का सबसे बड़ा एक सर्जरी समझी जाती है, ऑपरेशन समझी जाती है। तो इसीलिए हम सिर्फ वहाँ पे इसका सहारा लेते हैं कि जब इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि लेफ़्ट मेन स्टेम या दिल की खून की नालियाँ, बाज़ औक़ात बड़ी जो नालियाँ हैं, जैसे कोई ऐसी खून की नाली जो उस जगह पे खून दे रही होती है कि जहाँ पे हमारे दिल की धड़कन चलनी है, तो अगर आप वहाँ उसको नहीं बचाते और उसके साथ वो दूसरी खून की नाली में भी क्लॉट है जो दिल के बड़े जो पट्टे होते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसको खून दे रही है, तो जब अटैक होगा तो फिर शायद बहुत बुरा अटैक होगा। तो इसीलिए कोशिश होती है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास उस वक़्त किया जाए जब इंतहाई ज़रूरी हो। तो दोस्तों, आपको समझ आई होगी कि ये वो सूरत हाल है कि जब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि किस वक़्त क्या चीज़ करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ आ चुकी होगी।